मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। डियर स्टूडेंट्स, यदि सफलता चाहिए अपनी ओर तो लगा दो अपना पूरा जोर। तो जानते हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। मन में यह ठाना है खुद को सफल बनाना है। तो यदि जब मन में आपने ठान ही लिया है कि खुद को सफल बनाना है तो सफलता आपसे परिश्रम मांगती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 12th के बच्चों के लिए इतिहास का यह महत्वपूर्ण सेशन। डियर स्टूडेंट्स, देखिए हम लोग का पहला प्रश्न क्या है। प्राग ऐतिहासिक काल में से क्या तात्पर्य है। बहुत ही इंपॉर्टेंट डियर स्टूडेंट्स, प्राग ऐतिहासिक काल से क्या तात्पर्य है। देखिए यहाँ पर बात हो रही है हम लोग की प्राग ऐतिहासिक काल की। तो डियर स्टूडेंट देखिए, सभ्यता का जो प्रारंभिक युग होता है, जैसे कोई भी सभ्यता की बात हो गई, कोई संस्कृति की बात हो गई, तो जो उसका प्रारंभिक इतिहास रहा है, तो प्रारंभ में जो चीज़ें देखने को हम लोग को मिली है तो उसे ही हम लोग प्रागैतिहासिक बोलते हैं। ठीक है। जब पृथ्वी पर जीव तत्व के अस्तित्व की स्थापना हुई, मतलब जब पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति को या उसके अस्तित्व को हम लोग देखें, अध्ययन किए, उसके बारे में जाने लोगों ने कि हाँ, पृथ्वी पर जीव तत्व के अस्तित्व की स्थापना हुई। अगर डिस्कशन हम लोग बात करें, देखिए प्रागैतिहासिक के बारे में अगर हम लोग, तो प्रागैतिहास जो होता है वस्तुतः उसी काल के इतिहास को माना जाता है जब लिखित साक्ष्य दुर्लभ हो। भाई जाहिर सी बात है, उस समय उतना शिक्षा का अभाव था, शिक्षित लोग नहीं थे, उतनी व्यवस्थाएं नहीं थी, उतने सिस्टम नहीं थे कि व्यक्ति जो होगा या जो विद्वान लोग रहेंगे उसका लिखित साक्ष्य उस समय रखे होंगे। तो जिसका लिखित साक्ष्य जो होता है बड़ा दुर्लभ रहता है, बड़ी दुर्लभता से जो मिलता है, ठीक है डिस्टेंस ना, वही क्या कहलाता है, प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं डिस्टेंस। देखिए जो मैंने अब दूसरा प्रश्न यहाँ शामिल किया हुआ है वो तो बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपके अति लघु उत्तरी में बहुविकल्पी में ये कई बार पूछा गया प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया और बहुत से कंपिटेटिव एग्जामों के लिए जो प्रश्न है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और याद रखिएगा डिस्टेंस, सपनों को देखना नहीं बल्कि अपनाना सीखिए। तो सपने को तो देख लेते हैं, यदि आप उसे साकार करते हैं तो साकार के पीछे आपका अथक परिश्रम रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दूसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पुरास्थलों की खोज किस इतिहासकारों ने की थी। देखिए हड़प्पा सभ्यता की बात हो गई, मोहनजोदड़ो की बात हो गई, तो ये सभी जो प्रश्न हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पुरास्थलों की खोज किन इतिहासकारों ने की थी। देखिए डिस्टेंस, बात हो रही है यहाँ पर हड़प्पा की। तो देखिए हड़प्पा की जो खोज की थी, दयाराम साहनी का बात नाम जो होता है वो सर्वोपरि होता है। ये पुरातत्ववेत्ता थे, कौन, दयाराम साहनी जी। इन्होंने 1921 में हड़प्पा की खोज की थी। और उसके साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें मोहन जोदड़ों की, जो बात करें हम लोग, तो राखल दास बनर्जी ने सन 1922 में मोहन जोदड़ों की खोज की। तो याद रखिएगा दोनों ही प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। यानी हड़प्पा सभ्यता के बारे में अगर बात किया जाए, हड़प्पा पूरा स्थल के बारे में अगर बात की जाए तो दयाराम साहनी 1921 में, और मोहनजोदड़ो के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इसकी जो खोज की थी राखल दास बनर्जी ने सन 1922 में। दोनों में बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों जो प्रश्न है बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में एक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों में जो तीसरा हम लोग का, देखिए प्रश्न क्या है। लेकिन दोस्तों तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और डिस्क्रिप्शन मैंने एक नंबर दे रखा है, आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, 950 690 285 7। तो उस नंबर से भी आप ज्वाइन हो जाइए क्योंकि वो नंबर आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। ठीक है। उस नंबर से यदि आप मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पर, तो हमारे अपना नेम, क्लास, सब्जेक्ट और जिला लिखकर, तो मैं उसमें आप लोग के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ें होंगी वो अवेलेबल करा दूंगा। जो पीडीएफ वगैरह हो गया और ये महत्वपूर्ण जो लेक्चर होंगे ये आप लोग को उपलब्ध करा दिए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं तीसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। मोहनजोदड़ो के स्नानागार पर संक्षेप में टिप्पणी लिखिए। देखिए रिलेशन से, ये स्नानागार जो होता है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। मोहनजोदड़ो में देखिए स्नानागार की बात जरूर होती है, हड़प्पा सभ्यता में स्नानागार की बात होती है। तो ये स्नानागार जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और कई बार पूछा गया है। तो चलिए आइए जानते हैं कि ये क्या है। देखिए मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल जो था डिस्कस, तो उसका विशाल स्नानागार ही था। ठीक है ना, ये सबसे महत्वपूर्ण जो सार्वजनिक स्थल के रूप में था, सार्वजनिक स्थान था, ये विशाल बड़े बड़े स्नानागार बनाए जाते थे। इसका जलाशय दुर्ग के टीले में है। ठीक है। और यह जो है 11.88 मीटर लंबा और 7.01 मीटर चौड़ा और 2.48 मीटर गहरा है। ठीक है दोस्तों, एक तरीके से जैसे हम लोग टंकी वगैरह नहीं बनाते हैं, टंकी वगैरह का आप देखते होंगे गांव देहातों में टंकी होता है तो उसमें पानी, पंप का पानी जाता है उसमें, फिर टंकी में से निकल कर तब पानी क्या होता है खेतों की सिंचाई के लिए जाता है। तो यहाँ पर ये जब मोहनजोदड़ो में जो बनाया गया था, बड़ा बड़ा विशाल विशाल स्नानागार बनाया गया था, जो कि 11.88
मीटर जो था लंबा था, और 7.01 मीटर जो था चौड़ा था, और 2.48 मीटर जो था गहरा था। दोनों सिरों पर तल तक सीढ़ियाँ बनी हुई थी ताकि लोग आसानी से आ जा सके, उसमें जो भी चीज़ें हैं वो अपना कार्य कर सकें। देखिए स्नानागार का फर्श अगर देखा जाए तो पक्की ईंट का बना था। मतलब इसमें देखिए उस समय भी जो पक्की ईंटों के बारे में लोग जान चुके थे, तो फर्श जो था पक्की ईंटों का बना है। इस विशाल स्नानागार का उपयोग सार्वजनिक रूप से धर्मानुष्ठान संबंधित स्नान के लिए होता था। ट्रेडिशन देखिए मुख्य रूप से जो स्नानागार का प्रयोग होता था धर्मानुष्ठान के जो महत्वपूर्ण कार्य होते थे, तो उनसे संबंधित जो स्नान का कार्य होता था उसके लिए जो ये मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार थे उनका प्रयोग किया जाता था। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और नियमित रूप तौर पर जो टिप्पणी के रूप में आपसे ये पूछा गया है। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए चौथा हम लोग का प्रश्न क्या है, मोहनजोदड़ो पुरास्थल के बारे में संक्षेप में लिखिए। देखिए डिस्टेंस यहाँ पर बात हो रही है अब मोहनजोदड़ो की। ठीक है ना, ये दोनों ही जो टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण और पूछे गए प्रश्न हैं, इसलिए मैं इस पर पूरा अच्छे से डिस्कशन आप लोग के साथ कर रहा हूँ। तो मोहनजोदड़ो पुरास्थल के बारे में संक्षेप में लिखिए। देखिए डिस्टेंस यह अब जब जानते हैं कि ये जो मोहनजोदड़ो का बात हो गया या कुछ हड़प्पा सभ्यता की कुछ चीज़ें हो गई, तो देखिए जब भारत विभाजित नहीं हुआ था ये सभी की सभी चीज़ें जो थी भारत में थी, लेकिन जब भारत का विभाजन हो गया तो उधर जो पश्चिमी पाकिस्तान मिला, इधर पूर्वी पाकिस्तान मिला, तो पश्चिमी पाकिस्तान जब गया तो उस पश्चिमी पाकिस्तान के साथ कुछ ऐसे ये चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तान के हिस्से में चली गई। तो चलिए लेकिन फिर भी भाई अध्ययन के तौर पर तो वो चीज़ें आएंगी ही। यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। तो देखिए मोहनजोदड़ो जो स्थित है वो कहाँ पर है, देखिए भारत का हिस्सा था तो अब जानते ही रहे कि पाकिस्तान की निर्माण हो गया जब, तो यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिला वहाँ पर एक है, जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा नगर था जो 250 हेक्टेयर में बसा था। याद रखिए डिस्टेंस बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना 250 हेक्टेयर में बसा था। इसकी जनसंख्या सर्वाधिक थी। मोहनजोदड़ो का अर्थ है प्रेतों का टीला। याद रखिए डिस्टेंस मोहनजोदड़ो का जो अर्थ होता है क्या होता है, प्रेतों का टीला। बहुत ही महत्वपूर्ण है और कभी कभी इसका अर्थ भी पूछ देता है आप लोगों को लघुत्तरी में, अति लघुत्तरी में पूछता है तो इतना आप मैटर कर लिख देते तो पर्याप्त रहेगा। इसे सिंधु का बाग भी कहा जाता है। ठीक है, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखलदास बनर्जी ने की थी। देखिए डिस्टेंस मोहनजोदड़ो की खोज तो मैंने पहले भी आप लोग को बताया कि राखलदास बनर्जी ने सन 1922 में किया हुआ था, और उसके साथ ही साथ देखिए सिंधु नदी के किनारे होने की वजह से इसको सिंधु का बाग भी कहा जाता है। और मोहनजोदड़ो का अर्थ अगर हम लोग जाने तो प्रेतों का टीला, बड़े बड़े टीलाओं को देखा गया इसमें मोहनजोदड़ो में देखा जाएगा तो। ठीक है सर, पूरा तत्ववेत्ता जो पता किए तो बहुत बड़े बड़े टीले देखने को मिले। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अंतिम प्रश्न की ओर। देखिए पांचवा हम लोग का प्रश्न है और आज के इस महत्वपूर्ण सेशन का हम लोग का अंतिम प्रश्न भी है। देखिए ये भी बहुत ज़्यादा पूछता है कि कोई भी शासन था या कोई भी सभ्यता थी तो उसका पतन क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आता है डिस्टेंस। यहाँ पर भी देखिए पांचवा प्रश्न हम लोग का इंपॉर्टेंट है, हड़प्पा सभ्यता के पतन के किन्हीं 4 कारणों का उल्लेख कीजिए। तो हड़प्पा सभ्यता जो थी वो समाप्त कैसे हो गई, क्यों समाप्त हो गई, क्यों समाप्त होकर चली गई, ठीक है, या जो फिर बाद में वो चर्चा में नहीं गई। तो यहाँ पर देखिए कुछ महत्वपूर्ण कारण हैं जिसमें लोग अगर बात करें तो देखिए पहला जो महत्वपूर्ण कारण था बाढ़। ये जो हड़प्पा सभ्यता थी ये बाढ़ के चपेट में ज़्यादा आई, जिसकी वजह से यहाँ पर जो इसकी संस्कृति थी, जो सभ्यता थी, वो धीरे धीरे विनष्ट होती चली गई। दूसरा जो इसमें महत्वपूर्ण रहेगा आर्यों का आक्रमण। आर्यों ने निरंतर तौर पर ये इस पर आक्रमण भी किया, जिसकी वजह से भी हड़प्पा सभ्यता को बहुत नुकसान हुआ। तो आर्यों का आक्रमण जो है दूसरा पतन का महत्वपूर्ण कारण बना। तीसरा जो महत्वपूर्ण कारण बना जलवायु परिवर्तन। देखिए जलवायु परिवर्तन की वजह से भी वहाँ की जो चीज़ें थी, वहाँ की जो संस्कृति थी, वहाँ की जो सभ्यता थी वो बदलती चली गई। और यदि चौथा पॉइंट हम लोग देखें डिस्टेंस तो भूतात्विक परिवर्तन भी देखने को मिला। तो ये महत्वपूर्ण रूप से जो कुछ कारण हैं जो कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारणों में एक है। डियर स्टूडेंट्स, इतिहास का क्लास 12 के बच्चों का आज का यह महत्वपूर्ण सेशन आप लोग को कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर बताएं। और ये क्लास 12 के इतिहास के बच्चों के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज़ है। डियर स्टूडेंट्स के अलावा मैंने बहुत सारे वीडियोज़ आप लोग को बना रखे हैं इतिहास के, और उसके साथ ही साथ सिविक्स की बात हो गई और या अदर सब्जेक्ट की बात हो गई, अदर साइड के बच्चों की बात हो गई, तो उनके भी जो महत्वपूर्ण लेक्चर हैं वो क्लास हैं वो ऑलरेडी अवेलेबल हैं। जाइए प्लेलिस्ट वाइज सब, जब डीजे सर चैनल का पेज खोलेंगे तो बगल में स्क्रॉल करिए तो आप लोग को प्लेलिस्ट मिलेगा। तो प्लेलिस्ट में मैंने सब्जेक्ट वाइज क्लास 10th और 12th के मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट वाइज जो प्लेलिस्ट बना रखे हैं, जिस भी सब्जेक्ट का आपको चाहिए वहाँ पर जाकर तुरंत देखिए।
ठीक है। इसके अलावा यदि आप लोग कोई और हेल्प लेना चाहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पीडीएफ चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्शन भी आप लोग को चाहिए, तो उसके लिए आप लोग को जो मैंने नंबर दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 950 690 227, उस नंबर से आप लोग को फ्री में इजीली जुड़ना होगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत। लेकिन डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा।